गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो टॉक नंबर 6 जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर चल रहा है, पर मैंने सोचा कि मैं रीडिंग करने से पहले अगर कुछ अच्छी टिप्स मुझे याद आती है और कहीं से मिलती है तो मुझे शेयर करनी है। तो अभी हो सकेगा तो हर समय में कुछ रीडिंग से पहले टिप्स शेयर करूँगा। तो मैं सोच रहा था चिंता के ऊपर कि हम बहुत सारे लोग, लगभग ऑलमोस्ट लोग जीवन में कभी ना कभी हर एक व्यक्ति को चिंता तो होती ही है, हर चीज़ की, छोटी मोटी चीज़ की। तो एक्चुअली चिंता है क्या? चिंता को हम एक फील कर सकते हैं, पर उसको अगर वर्ड में डालना है तो थोड़ा एक मुश्किल काम है कि भाई किस तरह हम चिंता को वर्ड के अंदर समझ सके शब्दों के द्वारा। फिर भी उसको समझना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चिंता जो है, जो वरी है, ये एक नेगेटिव इमेजिनेशन है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नेगेटिव इमेजिनेशन। नेगेटिव इमेजिनेशन मतलब कोई एक गलत विचार आया, जैसे कि एक विचार आया कि ये आदमी मुझे नुकसान करेगा। तो जैसे ही गलत विचार आया तो उसके साथ में वो विचारों के बाद में एक नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट होती है, और वो नेगेटिव फीलिंग को ही हम चिंता कहते हैं। उस फीलिंग को हम फील करते हैं, कुछ एक अजीब सा हमें फील होता है। तो ये एक नेगेटिव जो फीलिंग आती है उसका बेस क्या है, उसका कारण क्या है? नेगेटिव इमेजिनेशन। कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत की कल्पना की, और इसके द्वारा हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट हुई, उसको हम चिंता कहते हैं। तो और दूसरा चिंता का लक्षण ये है कि वो बार बार दोहराती रहती है, मतलब ब्रूडिंग होता है। इसीलिए टावरिया जी इसको ब्रूडिंग कहते हैं, मतलब एक ही चीज बार बार दोहराना, उसको हम ब्रूडिंग कहते हैं। तो चिंता जो है वो ब्रूडिंग का फॉर्म लेती है, एक ही चीज फिर बार बार वही विचार आते रहते हैं। तो ये एक चिंता है। अब उसको किस तरह हम इससे मुक्त हो सकते हैं क्या, और मुक्त हो सकते तो किस तरह मुक्त हो सकते हैं? तो पहली बात यह है कि चिंता के अंदर बेहोशी में हमें विचार नहीं करते जाना है, ब्रूडिंग नहीं करना है। ब्रूडिंग होता है तो एक बेहोशी आ जाती है और एक रिपीटेड थॉट्स आता रहता है, उस समय हमें होश नहीं रहते हैं। तो पहली बात है कि ये जो विचार आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, ब्रूडिंग हो रहा है, उसके ऊपर नजर रखना है कि देखो अभी ये इस तरह का विचार मुझे चालू हो गया है। तो एक तो उसको नजर रखना है, बेहोशी में नहीं होना है। तो उसके साथ जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है वो थोड़ा टूटेगा, और वो टूटता है, आइडेंटिफिकेशन टूटता है तो फिर काम आसान बन जाता है, ब्रूडिंग जो है वो अटक जाता है। तो पहला है ये काम करना है। दूसरा काम ये करना है कि हमें अटेंशन को मणिपुर चक्र के ऊपर रखना है, क्योंकि चिंता आती है तो उसके साथ साथ में डर भी आता है। फियर और चिंता जो है वो दोनों साथ साथ हमेशा चलते हैं। जैसे कोई चीज की चिंता है कि उसके साथ में डर भी आ ही जाएगा। तो डर और चिंता का केंद्र यहाँ अभी मणिपुर चक्र बना रहेगा, इसीलिए हमें उसको सेंस करने का भी प्रयत्न करना है। तो अटेंशन हमारा जो है वो मणिपुर चक्र के ऊपर रखना है, और साथ में उसी समय हमें करेक्टिव मेथड अप्लाई करनी है। उसी समय जब ये होता है तो करेक्टिव मेथड में तो हम जानते हैं कि कुछ कोटेशन चाहिए हमें। अच्छा, तो एक कोटेशन, जैसा कि एक कोटेशन हमने बना लिया है कि भाई चिंता को अब राम राम, मतलब चिंता जो है अब मैं छोड़ रहा हूँ, चिंता से मुक्त हो रहा हूँ। तो बार बार ये कोटेशन को हम रिपीट कर सकते हैं, चिंता को अब राम राम, चिंता को अब राम राम। इस तरह मन के अंदर, और उसके साथ में जो मणिपुर चक्र के सेंसेशन, ये सब साथ में करना है। तो देखेंगे आप कि थोड़ी देर के अंदर जो चिंता है, जो हावी हो गई है आपके ऊपर, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह हमें ये जो हमारी एक वीकनेस है उसके ऊपर हम इस तरह काम कर सकते हैं। तो हर जो वीकनेस है उसके ऊपर हम
काम तो कर सकते हैं, मेथड चाहे कोई भी हो, पर हम जरूर काम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे ये टिप्स में ये देना था। नेक्स्ट वीक में कुछ और तो टिप्स मिलेगी तो चर्चा करेंगे। अब हम इनर डिसिप्लिन क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने 13 क्वेश्चन के अंदर ब्रेन के 4 सेक्शन के बारे में देखा था और काफ़ी नॉलेज हमें मिला था उसके अंदर। और ख़ास करके एक इम्पोर्टेंट बात हमें जानने को मिली थी कि दुनिया भर के लोग और उसके साथ में हम भी इंक्लूडिंग अवर सेल्फ, सब लोग जो है वो सेक्शन 1 से जीते, मतलब IASM केंद्रों जो है उससे ही जीते हैं। सेक्शन 2, 3, 4 वो तो काफ़ी दूर है। किसी की कभी कभार सेक्शन 2B के अंदर थोड़ी एंट्री हो सकती है, बाकी 3 और 4 तो काफ़ी दूर है। तो ज़्यादातर हमारा जीवन जो है सेक्शन 1 से ही गुजरता है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर खास ध्यान देना है, ये IASM केंद्रों की रमत के ऊपर। अब 14 क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द सोल इज फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ माया। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा आत्मा है वो माया के बंधन में आया हुआ है, और इसीलिए हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। वही माया है, माया के बंधन के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो सोल जो है वो फ्री नहीं है, उसको बार बार आना पड़ता है क्योंकि माया का बंधन है। तो उसके जवाब में एक कोई कोटेशन है, वो तावरिया जी यहाँ बताते हैं। द सोल फ्रीड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ प्राणा, that is impulses, chitta, that is mind stuff or play of the 4 centers of mind 1, and vasana, that is minus resultant intensity, lies in ब्रह्म चक्र, the cerebrum। तो सोल जो है, पहली बात तो ये कि सोल कहाँ रहता है कि जब वो मुक्त होता है तो वो ब्रह्म चक्र के अंदर, सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम वो मेडिकल टर्म है, योग की भाषा में उसको ब्रह्म चक्र कहते हैं। तो ब्रह्म चक्र जो है वहाँ वो रहता है, पर वो बंधन में किस किस चीज़ों से है कि उसको फ्री करने के लिए हमें प्राण जो इम्पल्स जो अंदर आते हैं प्राण का, उससे हमें फ्री होना पड़ता है पहले। तो प्राण अंदर आना ही बंद हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कोई आगे संसार ही नहीं बढ़ेगा, तो फिर आगे कोई बंधन रहेगा। तो पहले तो प्राण इम्पल्स से हमें मुक्त होना है, फिर चित्त, यानी कि ये सेक्शन 1 में जो IASM केंद्र की जो प्ले जो रमत चल रही है उससे हमें मुक्त होना है। और तीसरा वासना। वासना माने क्या, यहाँ तो बताया है कि माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, पर वासना हमारे अंदर किस तरह रहती है, मेमोरी पैटर्न के रूप में। हमारी ज़्यादातर मेमोरी पैटर्न जो है वो वासना के रूप में है। वासना मतलब जो है वो एक अंदर पड़ा रहा है। वासना शब्द आया है बासी के ऊपर से आया है। तो वासना जो है वो जो कुछ अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, इसको वासना कहते हैं। और हमारी जो मेमोरी पैटर्न है वो मेमोरी पैटर्न ऐसे बहुत सारी चीज जब बार बार रिपीट होती है तब मेमोरी पैटर्न बनती है, तो इसीलिए उसको वासना भी हम कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जब आत्मा मुक्त होता है और फिर वो ब्रह्म चक्र के अंदर सेरेब्रम में रहता है। एक कोटेशन था, दैट स्टेट इज सपोज टू बी द स्टेट ऑफ निर्विकल्प और सीडलेस समाधि बाय विच द योगी गेट्स इन ट्यून विद द इन्फिनाइट एंड एस्केप रीबर्थ। तो योग की भाषा में ये स्थिति को कहना चाहे तो निर्विकल्प समाधि या सीडलेस समाधि कहते हैं। समाधि 2 प्रकार की है, एक सविकल्प समाधि है और दूसरी निर्विकल्प समाधि है, जो अष्टांग योग का 8वां अंग है वो। और उसके अंदर वो स्थिति के अंदर योगी रहता है और वहाँ से वो इन्फिनाइट, मतलब कि जो हमारी जो इन्फिनाइट चित्ती है इसके साथ वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, इन ट्यून रहता है वो हमेशा। तो ये ब्रह्म चक्र ऐसी जगह है जहाँ से वो ट्यूनिंग करता है इन्फिनाइट के अंदर, चित्ती के अंदर।
जो कॉस्मिक माइंड है उसके साथ में वो ट्यून में रहता है। और एस्केप्स रीबर्थ, तो फिर अभी यहाँ से इसका रीबर्थ होने वाला नहीं है, वहाँ से वो एस्केप हो गया, अभी उसका रीबर्थ नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है, निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनती है, तो फिर उसको दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस, द प्राणायाम इंक्लूडिंग द 3-step ब्रीदिंग एंड अदर प्रोसेसेस एज आउटलाइंड इन पार्ट 1 like the corrective method etc. are perfected and 4 of even more plus wisdom unit resultant intensity are gathered, that the yogi reaches the state of samadhi which is called samadhi. तो समाधि अवस्था के लिए पहली बात यह है कि यहाँ विजडम के या 4 यूनिट इकट्ठा करना है। तो एक विजडम का यूनिट कितनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी से बनता है? कितनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी होती है तो एक विजडम का यूनिट बनता है? 15 बिलियंस। कितना? 15 बिलियंस जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी होती है, मतलब बहुत सारा काम जब हम अपने ऊपर करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं और 15 बिलियंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस में इकट्ठा करते हैं, तब जाके विजडम के एक यूनिट बनता है। और कम से कम 4 यूनिट ऐसा होना चाहिए या उससे भी ज्यादा, तब वो समाधि की अवस्था के अंदर योगी जाता है। और इससे पहले उसको क्या करना पड़ता है कि आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस, जो इम्पल्सिस जो है वो अंदर आता है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है उसको कला सीखना पड़ता है। और फिर प्राणायाम, एक्चुअली तो ये जो आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्स है उसको ही प्राणायाम कहते हैं। तो एक प्राणायाम की और दूसरा उसके साथ में 3 स्टेप्स रिदमिक ब्रीदिंग, 24 घंटों अगर 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बैठ गया है, फिर उसको आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस आ गया है। और उससे पहले उसने करेक्टिव मेथड वगैरह जो कुछ तावरिया जी ने बताया था वो सारी चीजें उसने की है। तो इस तरह वो जब करेगा तब आगे जाके ये एक पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग का यूनिट इकट्ठा होगा। हमने आगे भी देखा था, बार बार कहता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग का यूनिट मतलब 1,50,00,000 रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है, तब एक यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। और 1000 इस तरह के यूनिट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के 1000 यूनिट बनते हैं, तब विजडम का एक यूनिट बनता है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बिलियंस आता है। तो 15 बिलियंस जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है तो एक विजडम का यूनिट बनता है, तब जाके योगी समाधि की अवस्था के अंदर आता है। When this high plus intensity is sent out with whatever sets of resultant intensity pattern to the central revolving point in the universe, this is the explained in part 2 of this book. The resultant patterns are not able to keep up with the high resultant intensity speed and rate, and therefore separate out and fall out and dissipate, that is, are absorbed by lesser equivalent patterns. This is explained in part 2, and the resultant intensity thus returning. The yogi then achieves निर्विकल्प समाधि state. ये एक बहुत गहरी बात, थोड़ी लंबी बात यहाँ बताई कि क्या प्रोसेस हो सकती है ये जब निर्विकल्प समाधि बनती है। तो पहली बात उन्होंने क्या कहा कि हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी होनी चाहिए, और उसको वो जो है वो किसके साथ होनी चाहिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न क्या है वो हम देख चुके हैं, पर शायद अभी आप भूल गए होंगे ये कि क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न। इसको योग के अंदर कुल कुंडलिनी कहा गया है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसको कुंडलिनी कहते हैं, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है उसको कुल कुंडलिनी कहते हैं। ये हम देख चुके हैं। तो वो जो है, ये जो है हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न को लेके यूनिवर्स का जो सेंटर है, वहां सेंट्रल रिवॉल्विंग पॉइंट इन द यूनिवर्स, ये कौन सी चीज होगी?
सेंट्रल रिवॉल्विंग पॉइंट इन द यूनिवर्स मतलब क्या? पहली बात ये है कि ये कोई बाहर का यूनिवर्स के बाहर की कोई बात नहीं है कि बाहर कोई यूनिवर्स का कोई सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ कुछ करना है। ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो घट के अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न, ये सब जो है ब्रेन के अंदर ही है, ये सब खेल। और ब्रेन के अंदर ही जो सेंट्रल रिवॉल्विंग पॉइंट है एक, मतलब कि एक घूमता हुआ एक पॉइंट है, वो उसको यूनिवर्सल सेंट्रल रिवॉल्विंग पॉइंट कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर की ये बात है, बाहर की बात नहीं है, पहली बात तो ये समझना है। और वहाँ ये जो है वो स्पीड से घूमती है, और इतनी स्पीड से घूमते हैं कि जो ये जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और फिर वो डिसिपेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, या फिर वो एब्सॉर्ब हो जाती है उसके इक्विवेलेंट जो पैटर्न्स होती है उसके साथ। और इस तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये पैटर्न से मुक्त होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिजल्टेंट पैटर्न इंटेंसिटी है वो एक हमारा एक बंधन है, क्योंकि वो पैटर्न्स पड़ी है, उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ या बंधन इसमें होते हैं। तो उससे मुक्त पाना है योगी को। तो वो क्या करता है कि हाई प्लस इंटेंसिटी के साथ ये इंटेंसिटी पैटर्न को ले जाता है, और वहाँ इसको इतनी स्पीड से, और ये सब तावर जी ने योगसूत्र में बताया है 3600 की स्पीड होती है, ये कुछ अलग अलग स्पीड उन्होंने बताई है। तो इस तरह जब स्पीड से अंदर घूमता है तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न है वो वहाँ से अलग हो जाती है, और सिर्फ फिर प्योर हाई प्लस इंटेंसिटी रहती है। और वो स्थिति है, उसको निर्विकल्प समाधि की स्थिति कहते हैं, और योगी उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये प्रश्न समाप्त होता है कि भाई आत्मा माया के बंधन से कब मुक्त होता है। तो इसका जवाब इन शॉर्ट ये है कि जब योगी निर्विकल्प समाधि के ऊपर पहुँचता है और निर्विकल्प समाधि को अचीव करता है, तब वो आत्मा जो है वो ये माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये हो गया 14th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाई प्लस इंटेंसिटी? हाई प्लस इंटेंसिटी का क्या लाभ है? हम जानते हैं हाई प्लस इंटेंसिटी माने क्या, कि बहुत सारी प्लस इंटेंसिटी जब इकट्ठा होती है तब उसको हाई प्लस इंटेंसिटी कहते हैं। तो बहुत सारी जब इंटेंसिटी इकट्ठा होती है तो क्या इसका क्या लाभ है, ऐसा पूछा गया है। उसके आंसर में तावरिया जी कहते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द कुंडलिनी बट इट मस्ट बी हाई टू बी अवेक। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुंडलिनी तो है, पर अगर वो इंटेंसिटी कम है तो वो कुंडलिनी सोई हुई कुंडलिनी होगी, वो जागी हुई नहीं होगी। अगर इसको जगाना है तो हाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो सभी व्यक्ति के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो होती है, पर क्योंकि वो लो होती है इसलिए सब व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की कुंडलिनी सोई हुई होती है सरपंच की तरह, वो 3 राउंड के अंदर। पर जब हमने आगे देखा कि कुछ यूनिट इकट्ठा होते हैं विजडम के या अंडरस्टैंडिंग के, मतलब कि हाई प्लस इंटेंसिटी जब इकट्ठा होती है तब जाके ये कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। वी हैव सीन इन क्वेश्चन एंड आंसर 4 एंड अदर्स द इफेक्ट ऑफ सच अवेकन इंटेंसिटी। तो उसकी क्या असर है हमने प्रश्न 4 के अंदर देख लिया था। According to certain cosmic laws, if the resultant intensity be high, it automatically cuts off all cosmic impulses, prana, reaching us from outside the human body, from any source, near or far, below certain octave, and therefore it insulates and ensure ourselves from certain range of damaging violent cosmic impulses or prana thrown out and circulated from being to being। अब ये एक समझने की बात है कि भाई ये क्या होता है अंदर, मतलब हम कहते हैं कि भाई 5 इंद्रिय से प्राण आता है,
तो वो बराबर है, फिर इसका विचार बनता है वो भी बराबर है। तो यहाँ जो वो कहते हैं कि भाई कुछ चीज जो बाहर फेंकी जाती है और एक चीज बाहर फेंकी जाती है वो दूसरे के लिए फिर इम्पल्स बन जाती है। तो हमारे अंदर एक इम्पल्स आया, उसका विचार बना, उसको आज्ञा चक्र से बाहर निकल गया, तो वो तुरंत वो इम्पल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में तैरने लगता है सूक्ष्म स्तर के ऊपर, मोलिक्यूलर स्तर के ऊपर, और फिर वो दूसरे के बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर वो इम्पल्स एंटर हो जाता है। तो जब हम कहते हैं कि ये मेरा थॉट है, मैंने विचार किया ऐसा वैसा, तो ऐसा है नहीं। ज्यादातर रूप में तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो आता है वो आसपास के जो वातावरण के अंदर इम्पल्सिस जो घूमते रहते हैं वही आते हैं। और इसीलिए हमें अनुभव होता है कि जहाँ कुछ मानो कि झगड़ा चल रहा है, गुस्सा है, ऐसी चीज पर हम जाते हैं तो हम भी ऑटोमेटिकली एक्साइट होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह के इम्पल्स घूमते रहते हैं। तो वो इम्पल्स फिर हमारी सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं और हम भी एक्साइट होने लगते हैं, हमारे अंदर भी गुस्सा या ऐसी नेगेटिव चीज आने लगती है। तो ये एक कॉस्मिक लॉ है कि जो चीज अंदर आती है वो बाहर जाती है और फिर वो दूसरे का खुराक बन जाती है। तो ये चीज हमें खास ध्यान में रखना है। और वो इम्पल्स जो है वो नजदीक से आ सकते हैं, दूर से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, दूसरी व्यक्ति से आ सकते हैं, कभी कभार हमारे अंदर से भी आते हैं। तो वो इम्पल्स जो आते हैं वो कॉस्मिक इम्पल्स कहीं से, कई बार तो बहुत दूर की गैलेक्सी से भी आते हैं, और वो चीज जो आती है वो हमें डैमेज कर सकती है। और कई बार तो कुछ वायलेंट इम्पल्स भी होते हैं, वो भी हमें डैमेज कर सकती है। तो जब ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाई बनती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के आजू बाजू में एक इंसुलेट, जैसे कि वायर होता है तो उसके ऊपर आगे इसके ऊपर क्या इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन होने से वो वायर के साथ हमारा हाथ नहीं टच होता है। तो इसीलिए इसी तरह ये जो हाई प्लस इंटेंसिटी जो है वो हमारे बॉडी के इर्द गिर्द में एक प्रकार का इंसुलेशन तैयार करती है और हमें एक इंश्योर करती है, सिक्योर करती है कि कोई भी ऐसा गलत अगर इम्पल्स हमारे अंदर आ जाए, मतलब आ ही नहीं सकता है, वो हमारे पास आ जाए तो वो फिर वापिस चला जाए, वो अंदर हमारे अंदर नहीं आ पाए। तो ये हाई प्लस इंटेंसिटी का फायदा है। ख्याल में आया होगा कि हाई प्लस इंटेंसिटी का फायदा क्या है। एक प्रकार का, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई डिसइंफेक्शन चैम्बर किस तरह हमारे आजू बाजू में एक बन जाता है, तो इसी तरह एक हमारा आजू बाजू में एक इस तरह का लेयर, एक इंसुलेशन बन जाता है, ताकि जो गलत इम्पल्सिस जो है, जो डैमेज करने वाले इम्पल्सिस है, वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो पाए। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम दुनिया की सब नेगेटिविटी, सब जो कुछ कूड़ा कचरा है उससे हम बच सकते हैं अगर हमारे अंदर इस तरह का एक इंसुलेशन बन जाता है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। फिर आगे कहते हैं, दिस देयरफॉर ऑटोमेटिकली गार्ड द 5 प्राणास इन द बॉडी विद द रिलेवेंट सेंटर्स, अवर होल बीइंग इज ऑटोमेटिकली मेड सेफ। तो ये हमारे हमने आगे प्रश्न के अंदर 5 प्रकार के प्राण देख चुके हैं हम, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और वो तावरिया जी की भाषा में क्या है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से वो बिल्कुल अलग है, तो वो हम देख चुके हैं। तो इस तरह ये जो है 5 प्राण जो होते हैं वो गार्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो एक सेफ हो जाते हैं, और इस तरह हमारा पूरा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो एक सेफ हो जाता है। In turn, our reactions, that is decoded thought to incoming coded impulse to the higher and noble cosmic impulses are high and noble, which up to now went over our head as our resultant intensity was low to reach to these higher impulses. तो क्या होता है उसके बाद में कि जो हमारे अंदर इम्पल्स आता है और वो जो डिकोड होता है, मतलब रिएक्शन, इसको रिएक्शन कहा गया है कि जो डिकोडिंग की प्रोसेस हो गई
विचार बन गया तो एक प्रकार का रिएक्शन अंदर आया। वो जो है वो कैसा होगा, वो रिएक्शन मतलब कि वो जो प्रतिभाव होगा वो कैसा होगा कि नोबल होगा। मतलब कि अंदर जो इम्पल्स आया है वो भी एक उच्च प्रकार का भी इम्पल्स आया है, क्योंकि वो जो इस तरह का जो इंसुलेशन होगा इसकी वजह से लोअर इम्पल्स अब अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं, हायर प्रकार के इम्पल्सिस अंदर आते हैं। तो एक नोबल प्रकार के इम्पल्स हमारे अंदर आएंगे और इसी तरह के विचार बन के फिर वो इसी तरह का बाहर हो जाएंगे। तो अब तक तो इस तरह के जो नोबल पैटर्न, नोबल प्रकार के जो इम्पल्स अंदर आते थे, पर वो एक्चुअली आ नहीं पाते थे, वो हमारे हेड के ऊपर से चले जाते थे। यहाँ कहते हैं ना कि जो वो पहले वो हमारे वेंट ओवर अवर हेड, तो हमारे दिमाग मस्तक के ऊपर से वो चले जाते थे। मतलब कि ऐसे उच्च प्रकार के जो इम्पल्सिस थे वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में अंदर आ नहीं सकते थे, क्योंकि इस प्रकार का अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो ये एक कॉस्मिक प्रिंसिपल जैसे कि है कि भाई लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो सही माने में सही चीज को आकर्षित करती है। इस तरह जब हमारे अंदर जब हाई इंटेंसिटी बनती है तभी हम हाई प्रकार के उच्च प्रकार के हम इम्पल्सिस को अंदर ले सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्लस इंटेंसिटी का दूसरा फायदा है कि अब हम उच्च प्रकार के इम्पल्सिस को अंदर ले सकते हैं, जिससे हमारे विचार भी उच्च होते हैं। और जब वो इस प्रकार के विचार एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो कम से कम दूसरों को कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो उच्च प्रकार के ऐसे नोबल जो है वो इम्पल्स बाहर निकलते हैं। एंड इट इज देन इजियर टू लिव वेल एंड बी गुड। तो बाद में क्या होता है कि जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, कि क्योंकि अभी अब निम्न प्रकार के इम्पल्स आने वाले ही नहीं है, झगड़ा करने वाले, कुछ और गलत प्रकार का विचार लाने वाले, ऐसे अभी विचार ऐसे प्रकार के इम्पल्स हम अंदर आने वाले ही नहीं है, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। अदरवाइज विच इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन with people with low plus or minus resultant intensities, and all this happens without use of so called will power etc. तो अगर ये नहीं होता तो क्या होता, लोअर लेवल की चीज होती। अगर हमारे अंदर भी लोअर इंटेंसिटी है तो हम लोअर प्रकार के इम्पल्स को अट्रैक्ट करते रहते, तो अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति बनती रहती। और हमने देखा है ना कि हमारा IESM केंद्र हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन में ही चलते रहते हैं। एक और इंटेलेक्चुअल सेंटर कुछ कहता है और दूसरी ओर इमोशनल सेक्स सेंटर कुछ दूसरा कहता है। तो ये एक अंदर की स्थिति है। क्यों? क्योंकि निम्न स्तर का हमारे अंदर एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और इसीलिए बाहर से जो इम्पल्स आने वाले हैं वो भी निम्न प्रकार के आते हैं। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं और हमारे अंदर हाई प्लस इंटेंसिटी बनने लगती है, तो फिर अब हम हायर प्रकार के इम्पल्सिस को अंदर आने देते हैं, अलाउ करते हैं, और उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं और हम दूसरों को उपयोगी भी हो सकते हैं। तो ये हाई प्लस इंटेंसिटी के बेनिफिट्स है। यहाँ ये प्रश्न खत्म होता है। अब जैसे इसमें हमने एक जिस प्रकार की बात थी ऐसा ही एक प्रश्न आ रहा है, जैसे कि हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के इर्द गिर्द में जो बनता है उसको डिसइंफेक्शन चेम्बर कहते हैं। तो उसके बारे में ही एक आगे प्रश्न आ रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द डिसइंफेक्टेंट चेम्बर। डिसइंफेक्टेंट चेम्बर क्या है आपके हिसाब से, वो बताइए। डिसइंफेक्टेंट चेम्बर को हम हिंदी गुजराती में रक्षा कवच कह सकते हैं, कि ऐसे जो एक प्रकार का कवच, वही हम जिसको हम इंसुलेशन अब कहते हैं, तो एक प्रकार का इस तरह का कवच बन जाता है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के साथ में, कि जिससे गलत प्रकार के इम्पल्स अंदर आ न सके। और महाभारत के अंदर ही सिंबॉलिकली
यही चीज कर्ण के साथ में जो कवच कुंडल दिए गए थे तो वही चीज बता रहे थे। कवच कुंडल उसका रक्षण करते थे। तो कहते हैं कि जब तक उसके साथ कवच कुंडल होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, और इसीलिए इंद्र ब्राह्मण के रूप में आके उसके पास में कवच कुंडल का ये जो है दान ले लेता है। तो जब वो बिना कवच कुंडल का हो जाता है उसके बाद में युद्ध में उसकी मृत्यु होती है। तो इसी तरह ये कवच कुंडल जो है वो हमारा योग की भाषा में ये डिसइंफेक्शन चैम्बर है। तो जवाब में यहाँ भी एक कोई किसी का कोटेशंस दिया हुआ है। द थैलेमस इज द हाईएस्ट रिफ्लेक्स सेंटर इन द ब्रेन एंड एज ऑल इम्प्रेशंस एसेंस टू इट, इट इज कॉल्ड उडान प्राण। अब हम 5 प्राण आगे देख चुके थे, प्राण, अपान, समान, व्यान, उडान। अब आपको याद है उसमें से कुछ? प्राण क्या है, अपान क्या है, समान क्या है, उडान क्या है? तो प्राण किसको कहते हैं कि जो चीज अंदर आती है, एफेरेंट, जो ब्रेन की ओर जाती है उसको प्राण कहते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स हुआ वो हमारा प्राण हुआ, और आउटगोइंग जो विचार बन के बाहर निकलता है वो जब डिकोड होता है उसको हम अपान कहते हैं। और इसका दूसरा भी फंक्शन है कि जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसमें भी प्राण और अपान है। तो श्वास लेने का जब होता है तब वो प्राण का काम है, और जब श्वास छोड़ने का काम है वो अपान का काम है। ये हम प्राण और अपान के बारे में देख चुके थे। बाद में जो आता है व्यान, तो व्यान क्या है कि जो पॉइंट के ऊपर प्राण और अपान इकट्ठा होते हैं वो पॉइंट के ऊपर से जो प्राण नया जन्मता है उसको व्यान प्राण कहा जाता है। ठीक है। और वो प्राण व्यान जो है वही एक रिफ्लेक्स इम्पल्स है, मतलब एक प्रकार की एक ऊर्जा है कि जो हमारे स्पाइन से ऊपर चढ़ती जाती है, और ऊपर चढ़ के जब वो थैलेमस तक पीछे का जो हिस्सा है ब्रेन का थैलेमस, तो वहां तक जब पहुंचती है तब उसको उड़ान प्राण कहा गया है। इतनी चीज हम देख चुके हैं, पर क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं उसका बाद में रिवीजन भी बार बार करना चाहिए, तब ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। इसीलिए यहाँ कहते हैं द थैलेमस इज द हाईएस्ट रिफ्लेक्स सेंटर इन द ब्रेन एंड एज ऑल इम्प्रेशंस एसेंस टू इट, इट इज कॉल्ड उड़ान प्राण। तो जैसे उस समय उसमें हमने देखा था रिफ्लेक्स इम्पल्स, कि वही बात यहाँ के इम्प्रेशंस क्या कही है, मतलब कि जो इम्प्रेशंस अंदर जो आती है 5 इंद्रियों द्वारा अंदर आती है वो फिर आगे जाके हमारे स्पाइनल कोर्ड से ऊपर जाती है और ब्रेन में जाती है, थैलेमस तक पहुंचती है। तो ये जो अंदर जो इम्प्रेशंस आती है और वो स्पाइनल कॉलम से ऊपर जाती है। हालांकि अब क्या है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी ब्लॉक है, इसीलिए ये वाया ईडा या पिंगला से ऊपर की ओर जाती है और थैलेमस तक पहुंचती है। तो ये चीज जो ऊर्जा ऊपर जाती है उसको उड़ान प्राण कहते हैं। फिर से ये सारी चीज याद रख लेना। द योगी बाई ए कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द उड़ान प्राण suppresses all incoming impulses and outgoing sensation in it, and suppression is necessary to prevent distraction of mind. तो ये उड़ान वायु का सहारा लेके ये क्या करता है, योगी कॉन्शियसली उसको कंट्रोल करता है, और जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते हैं उसको वो दबा देता है, सप्रेशन। पर ये सप्रेशन ऐसा नहीं है जिसको हम दबा देने का कहते हैं, इस प्रकार का नहीं है। इसका मतलब कुछ और है कि ये जो अंदर जो इम्पल्स आ रहे हैं उसको किसी तरह बाईपास किया जाता है ताकि वो ब्रेन के अंदर नहीं जाए, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक बार जाता है तो विचार बन जाता है। तो इसीलिए सप्रेशन यहाँ का मतलब क्या है कि जैसे तावरिया जी बताते थे कि भाई हमारे ब्रेन की दोनों साइड के जब चैनल खुल जाते हैं तो थैलेमस के अंदर, थैलेमस के द्वारा विचार अंदर नहीं जाता है, पर उसके साइड पर से वो आज्ञा चक्र के आगे जाता है और फिर
वहाँ से विचार बन के निकल जाता है। तो वहाँ ये मेमोरी अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। तो क्या होता होगा, जैसे कि एक योगी है, एक पेड़ को देखता है, तो यहाँ जो पेड़ का इम्पल्स अंदर आया, पर पेड़ की जो मेमोरी अंदर पड़ी है उसके साथ वो मिक्सअप नहीं होती है। तो क्या होता है कि वो मेमोरी बिना वो पेड़ को पेड़ के रूप में देखता है, मतलब कि एक चीज को वो उसके सही ढंग से देखता है, उसमें कोई नाम नहीं है। जब आप नाम एक लेबल लगा देते हैं तब उसके अंदर हमारा राग द्वेष आ जाता है। जैसे कि एक बबून का पेड़ देखते हैं तो जब नाम आया कि ये तो बबून, तो फिर तुरंत हमारे अंदर डिसलाइक आ जाता है। या एक मैंगो ट्री देखते हैं तो हमारे अंदर तुरंत लाइक आ जाता है। तो एक नामकरण की विधि होती है, उससे लाइक डिसलाइक बनते हैं। पर योगी क्या करता है, लाइक डिसलाइक से पर किस तरह हो गया कि वो इज एज इट इज, वो जो है एक पेड़ है जिसके पत्ते है, जिसकी डाली है, उसका जिसका ये जो है पूरा पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज वो देखता रहता है। या कई बार तो उसको इम्पल्स के रूप में देखता रहता है, एक छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के रूप में उसको देखता है। क्योंकि साइंस भी कहता है कि कोई चीज ऐसे वास्तव में कोई ठोस चीज नहीं है, सब चीज पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स ही हमारे अंदर इम्पल्स के रूप में हमारे अंदर आते हैं। तो योगी इस तरह इसको पार्टिकल्स के रूप में वो चीज को देख सकता है। वो एक सबसे बड़ी बात है। वो जिसको एक सही दर्शन, एक राइट दर्शन जिसको कहते हैं, वो ये चीज बनती है। पर उससे पहले क्या है कि उसके ब्रेन के बाजू के चैनल्स जब खुल जाते हैं तब ये सारी चीजें बनती हैं। द उडान इज द कंट्रोलिंग स्विच ऑफ द डिसइंफेक्शन चैम्बर। अब कंट्रोलिंग स्विच का मतलब क्या हुआ? तो हमारे अंदर, हाँ अभी एक गैप 5 मिनट के बाद, 2-3 मिनट के बाद आ सकता है, फिर से हम ज्वाइंट होंगे, पर तब तक बात चालू रखते हैं। बारिश भी आ रही है मजे की। तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर किस प्रकार का सेटअप है? तो दो प्रकार के दवाइयाँ साहब कहते हैं कि दो प्रकार के वाल्व हमारे अंदर है। एक वाल्व जो है वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के नीचे है, और दूसरा वाल्व जो है वो हमारा थैलेमस जो है, जो ब्रेन का पीछे का हिस्सा, वहाँ वाल्व है। या उसको वाल्व कहे या इसको टू वे स्विच कहे, क्योंकि ये दोनों एक साथ में बंद या दोनों एक साथ में ओपन नहीं होते हैं। एक बंद होता है तो दूसरा ओपन होता है, ये टू वे स्विच जैसा है। क्योंकि हम सामान्य आदमी है तो हमेशा हमारा सुषुम्ना नाड़ी के नीचे का जो वाल है वो हमेशा बंद रहता है, और इसीलिए हमारे अंदर जो इम्पल्स है उसको ईडा या पिंगला से ही ट्रैवल करके ऊपर थैलेमस तक जाना पड़ता है। अब जब क्या होता है कि जब योगी साधना करता है और धीरे धीरे करके वो नीचे का वाल को खोल देता है, जिसको योग की भाषा में ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं, तो ब्रह्म ग्रंथि को तोड़ देता है, तब अब इम्पल्स जो है वो उसके स्पाइनल कोड से ऊपर जाती है और थैलेमस तक पहुंचती है। अब यहाँ नीचे का वाल खुल गया तो ऊपर का वाल जो है वो बंद हो जाएगा। तो थैलेमस वाला जो वाल है वहाँ बंद हो जाता है। वो इसलिए बंद हो जाता है ताकि जो इम्पल्स अंदर गया वो मेमोरी को मिल नहीं ना पाए। क्योंकि अगर वो मेमोरी को मिलेगा तो विचार बनेगा, और विचार अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। कोई भी विचार है वो हमेशा, क्योंकि विचार जब उठता है तो वो चित्तवृत्ति को बनाता है, और योग का लक्ष्य जो है चित्तवृत्ति निरोध। तो निरोध किस तरह हो सकता है? तो एक ही उपाय है कि इम्पल्स और मेमोरी दोनों को मिलने न दिया जाए। अगर दोनों मिल जाएंगे तो विचार बनेंगे, और विचार बनेंगे वृत्ति बनेगी, तो फिर चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो पाएगा। ये योग की पूरी प्रोसेस है, और इसीलिए यहाँ ये टू वे स्विच का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उदान प्राणा इज कंट्रोलिंग स्विच ऑफ डिसइंफेक्शन चैम्बर। डिसइंफेक्शन चैम्बर मतलब कि किस प्रकार के इम्पल्स अंदर आने देने हैं। तो जिस प्रकार के इम्पल्स को अंदर आने देने हैं उसको कंट्रोल करता है ये उड़ान वायु। इसीलिए ये सेंटेंस है।
क्या कहते हैं यहाँ, however no actual suppression as such or will control as such is needed or is done or possible। तो जो हमने ऊपर की कोटेशन में देखा, किसी का कोटेशन था जिसमें वो सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो एज सच ऐसा सप्रेशन होता नहीं है। या हो सकता है कि ये जो इम्पल्स आ रहा है उसको बाईपास करके वो आगे ले जा सकते हैं, वो अलग बात है। बाकी एज सच कोई सप्रेशन या कोई उसको विल का उपयोग करके इसको दबाया जाता है, ऐसा हो नहीं सकता इम्पल्स को। द ऑथर्स ऑफ सच स्टेटमेंट आर परहैप्स नॉट एबल टू वेरीफाई बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऐसे लिखने वाले लिख देते हैं, उसको इतना कोई गहरा आध्यात्मिक या इस तरह का योग का अनुभव नहीं होते हैं, फिर भी लोग ऐसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट कर देते हैं। और पढ़ने वाले, क्योंकि ये तो तावरिया जी ने तो खुद इतना सारा एक्सपीरियंस किया था, तो वो ऐसी चीजों को पकड़ सकते थे कि भाई ये सही है या गलत है। बाकी कोई सामान्य आदमी या सामान्य साधक जो है, और थोड़ा पहुंचा हुआ भी साधक है, वो भी ऐसा चीजों को पकड़ नहीं पाता है कि भाई ये कुछ इसमें ऐसा हो सकता है या नहीं। पर क्योंकि तावरिया जी को तो खुद एक्सपीरियंस किया था और पूरा साइंस उनको पता था, इसीलिए वो हमेशा कह देते थे कि ये बात सही है या नहीं। बट दिस इज डन बाय रेगुलर प्रैक्टिस और करेक्शन मेथड, थ्री स्टेप rhythmic breathing, other art of control of impulses, and with disciplines is the switch made operative। तो ये जो टू वे स्विच है, उसको अगर ऑपरेटिव बनाना है, उसको काम में लेना है, तो क्या होगा कि ये आ, ये सारी चीज करना पड़ेगा। थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करना पड़ेगा, करेक्टिव मेथड का फॉलो करना पड़ेगा, और जो इम्पल्स को कंट्रोल करने की जो आर्ट है उसको भी समझना पड़ेगा या उसको सीखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज होगा तब ये टू वे स्विच का ऑपरेशन संभव हो पाएगा। एंड देन उड़ान प्राण starts functioning for all coded impulses from all known or unknown sources and the decoded thoughts sent out। तो कहते हैं कि जब ये सारी चीजें बनेगी, उसके बाद में ये उड़ान प्राण जो है, जो इम्पल्स की ये क्वालिटी नक्की करता है और किस प्रकार के इम्पल्स को अंदर आने देना है, वो जो नक्की करता है। तो उड़ान का जो काम है वो तब स्टार्ट होता है, और जो कोडेड इम्पल्स आते हैं उसको इस तरह अंदर स्वीकार करके, जो कोई भी सोर्स से आते हैं, वो नॉन सोर्स या अननोन सोर्स होता है, कहीं से भी आते हैं, उसको अंदर आने देना है और फिर उसको डिकोड करके बाहर फेंक देना है। तो ये प्रोसेस जब हायर प्रोसेस कब होती है, जब उड़ान प्राण काम करने लगता है तब। तो सामान्य आदमी के अंदर उड़ान प्राण इस तरह काम नहीं करता है, तो हम सामान्य प्रोसेस से गुजरते हैं कि विचार अंदर इम्पल्स आते हैं, मेमोरी को मिलते हैं, विचार बनते हैं और विचार निकल जाता है। और वो सामान्य प्रकार के इम्पल्सिस आते हैं आजू बाजू से। पर जब ये डिसइंफेक्टेड चैम्बर डेवलप हो जाता है और उड़ान वायु जब डेवलप हो जाता है, तब अंदर एक दूसरे प्रकार से या उच्च प्रकार के इम्पल्सिस अंदर आने चालू हो जाते हैं। द बेसिक रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्म्स द एनवलप around the body that we call the disinfected chamber। तो जैसे आगे भी हमने देखा कि भाई बॉडी ब्रेन सिस्टम के इर्द गिर्द में, आजू बाजू में, इसके ऊपर जो एक कुछ किस प्रकार का कुछ एक इंसुलेशन हो जाता है, एक टाइप का एक प्रकार का कोटिंग हो जाता है, वो इस चीज को डिसइंफेक्शन चैम्बर कहते हैं। एनवेलप क्या कहा है कि कुछ ऐसी चीजें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो इसके इर्द गिर्द में लिपटी हुई है। अगर वो अगर हमारी सामान्य रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो हमारा जो डिसइंफेक्शन चैम्बर है वो भी सामान्य रहेगा। अगर हमारे अंदर हाई प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी जन्म ले चुकी है, तो हमारे इर्द गिर्द जो ये डिसइंफेक्शन चैम्बर बनेगा, वो भी ऐसा बनेगा कि वो जिससे हमारे अंदर हाई प्रकार के इम्पल्सिस अंदर आ सके। तो डिसइंफेक्शन चैम्बर इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जैसा है इस तरह का इम्पल्स अंदर आ सकता है।
और उसको बनाने का काम ये जो है 6 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, करेक्टिव मेथड, और आगे जाके इम्पल्स को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, इम्पल्स के ऊपर किस तरह काम किया जाता है, ये सब तब हो सकता है। अब मैं एक तावरिया जी की राजकोट की डीवीडी देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि भाई इम्पल्स इतनी सूक्ष्म चीज है, और उसको देखना तो उससे भी बहुत सूक्ष्म बात है। और लोग कहते हैं कि हम विचार को देखते हैं और विचार को पकड़ते हैं, पर वो तब ये हो सकता है कि अगर आपके अंदर इम्पल्स को पकड़ने की शक्ति आती है, मतलब एक ऐसी हायर चीज अंदर डेवलप होती है जो इम्पल्स और विचार से भी ऊपर की चीज है, तब जाके आप विचारों को देख सकते हैं या इम्पल्स को देख सकते हैं। और खास करके इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स तो एक कोडेड फॉर्म में आते हैं। कोडेड मतलब एक संज्ञा है, उसके अंदर कोई भाषा नहीं है। 5 इंद्रिय से जो अंदर आया, एक पेड़ को हमने देखा, तो वहां उसका उसके अंदर से जो इम्पल्स आया, तो वो एक कोडेड फॉर्म में आया। वो उस समय उसके अंदर कोई भाषा नहीं है, ये पेड़ है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। वो तो आगे जाके पूरी प्रोसेस होती है और डिकोड होता है, तब फाइनल में पता चलता है कि भाई ये पेड़ है और इस प्रकार का पेड़ है। तो इम्पल्स जो अंदर आते हैं वो तो संज्ञा के रूप के अंदर आते हैं, जो इम्पल्स आते हैं वो। इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। लोग क्लेम कर देते हैं कि हम विचार को देखते हैं, इम्पल्स को भी देखते हैं, पर ये इतनी आसान बात है नहीं। द थैलेमस इज द स्विच that operates this envelope we call this effective chamber। तो थैलेमस के जैसे हमने बताया ना कि 2 प्रकार की ऊपर नीचे की स्विच जो है, उसको जो एक थैलेमस के पास है और एक नीचे सुषुम्ना के पास, उसको जो ऑपरेट करता है वो डिसइंफेक्शन चैम्बर इसको ऑपरेट करता है। और वो जो डिसइंफेक्शन चैम्बर जो मतलब कि वो जो एक एनवेलप हो गया और उसके लिए, और उसके वो एनवेलप हो गया, तो उसी प्रकार जो ऑपरेशन होगा उसी प्रकार उसका कामगिरी होगी, वो डिसइंफेक्शन चैम्बर के कारण या उसके मुताबिक होगी। तो यहाँ हो गया 16 क्वेश्चन। अब लास्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा अभी देख लेते हैं। थोड़ा लंबा है, पर कम से कम 3 जो बंद है क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर खत्म होता है तो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। इस बंद लिंक बिटवीन प्राणायाम, द आर्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ इम्पल्सिस एंड द आर्ट ऑफ रिदमिक ब्रीदिंग। तो जो प्राणायाम है, मतलब कि आर्ट ऑफ कंट्रोल और इम्पल्स, और आर्ट ऑफ रिदमिक ब्रीदिंग जो है, उसके ये जो बंद है उसके साथ में कोई इसकी लिंक है क्या, उसके बीच में कोई कोई कनेक्शन है क्या? तो ये बंद है क्या, पहले ये समझना चाहिए। बंद का मतलब होता है लॉक, या जैसे डैम कैसा होता है कि भाई पानी को रोक दिया, जैसे एक डैम होता है ना बंद, इसको भी हम बंद ही कहते हैं। तो पानी को जब रोकना होता है तो हम एक बंद को बनाते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा, जो एनर्जी चल रही है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है, उसको कई जगह पर अगर रोक लेना है उसको, या फिर उसको रोक के दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसीलिए बंद का उपयोग करना पड़ता है। तो ये बंद शब्द खास करके ये हथियों के अंदर आते हैं। ये 3 प्रकार के बंद यहाँ बताए हैं, वो हथियों की किताबों में के अंदर डिटेल में इस बंदों की बात की गई है। तो यहाँ आंसर में कहते हैं द प्रैक्टिसिंग ऑफ सर्टेन बंदाज आर रिकमेंडेड द इम्पोर्टेंट बीइंग। तो 3 प्रकार के इम्पोर्टेंट बंद है जिसको रेकमेंड किया जाता है। पहला है मूलबंद। अब मूलबंद क्या है? मूलबंद इज टू बी प्रैक्टिस विथ इनटेक ऑफ ब्रेथ। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, जिसको पूरक कहते हैं, जब श्वास अंदर लेते हैं, पूरक करते हैं, तब ये मूलबंद लगाना होता है। इन दिस द सेंटर ऑफ द पेरिनियम इज फर्मली प्रेस्ड बाय द heel of the right foot, the body resting on the heel, and the left leg is placed over the right.
क्या कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये योग का एक सिद्धासन नाम का आसन है। ये सिद्धासन का किस तरह करना है, क्योंकि सिद्धासन के अंदर ये मूलबंध होता है। तो सिद्धासन की ये एक रीत यहाँ बताते हैं। क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ द पेरिनियम इज फर्मली प्लेस्ड। सेंटर ऑफ द पेरिनियम क्या है, कहाँ है? तो ये योग की भाषा है। हमारा जो जिनेतल से इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको सेंटर ऑफ पेरिनियम कहा जाता है। तो ये सिद्धासन में क्या किया जाता है, जो हमारी जो राइट लेग है, दाहिना पैर है, उसको फोल्ड करके, जैसे कि एक जगह पर बैठ जाना है, फिर आपको राइट लेग जो है उसको फोल्ड करके इसकी जो हील है, एड़ी का भाग है, उसको आपके जो जिनेतल्स है इसके नीचे के हिस्से में लगा देना है और थोड़ा दबा के रखना है, जैसे कि पूरा बॉडी का वेट जो ये हील के ऊपर आ रहा है इस तरह इसको प्रेस करना है। एंड द लेफ्ट लेग इज प्लेस ओवर द राइट। और जो दाहिना पैर है उसके ऊपर बायां पैर को रख देना है। तो ये इसको योग की भाषा में सिद्धासन कहते हैं। और इसमें क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ पेरेनियम, वो जो जगह है वो मूलबंध की जगह है, वहां से इसको दबाते हैं तब मूलबंध लगता है। तो जब श्वास लेते हैं तो इस तरह इसको ये पोजीशन के अंदर श्वास लेना होता है। द हैंड्स रेस्ट ऑन द नीज, घुटन के ऊपर हाथों को रख देना है। द फुल इनहेलेशन पूरक इज डन व्हेन दिस इज कंप्लीटेड। तो जब ये श्वास कंप्लीट होता है तब फिर इसको करना पड़ता है, मतलब कि श्वास जब ले रहे हैं उसी दौरान उसको करना है और श्वास को कंप्लीट करना है। शुड नॉट बी ट्राइड विदाउट द हेल्प ऑफ ए कॉम्पेनेंट टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारे इस प्रकार के आसन जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं। कुछ नाड़ी या नस गलत रूप से दब जाती है तो जिंदगी भर के लिए कुछ खामी आ जाती है, या फिर कुछ गलत ढंग से होता है तो कुछ और ऊर्जा जाग जाती है, उससे आदमी और कोई गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो कोई हथियों का अगर कोई निष्णात व्यक्ति है वो जानता है तो उसके पास सीख के ही धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करनी होती है, या तो फिर इसको नहीं करना ही अच्छा है। दूसरा बंध, जालंधर बंध। द रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इज प्रैक्टिस कुंभक। मतलब अब श्वास ले लिया, अब वो श्वास को रोकना है। तो जब श्वास रोकते हैं उस दौरान जो क्रिया करनी है वो जालंधर बंध की क्रिया है। उसमें क्या करना है, द हेड इज बेंट फॉरवर्ड एंड द chin इज मेड टू प्रेस फर्मली अगेंस्ट द रूट ऑफ द नेक। ठीक है। तो अभी क्या करना है कि श्वास को ले लिया, उसके बाद में रोका है, और उसके दौरान ये जालंधर बंद करना है, मतलब कि ये जो ठुड्डी है हमारी चीन जो है उसको नीचे करना है, और यहाँ गले के साथ में एकदम जोर से उसको चिपका देना है। और जो अंदर के मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। खाली नेक को नीचे करने से जलंधर बंद नहीं हो जाता है, इसके अंदर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जलंधर बंद होता है। ये क्योंकि ये एनर्जी का फ्लो को कंट्रोल करना होता है तो हमेशा उसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये सारी चीजें करनी होती है। खाली कोई पोस्चर नहीं है ये कि नेक को नीचे कर दिया तो लग गया जालंधर बंद, ऐसा नहीं है। दिस इज जालंधर बंद शुड नॉट बी ट्राइड विदाउट द हेल्प ऑफ कॉम्पेटेंट टीचर। तो कोई सक्षम टीचर नहीं है तो उसको इसको भी नहीं करना है। और तीसरा उद्यान बन। द ब्रेथ इज एक्सेल्ड, रेचक। अब श्वास छोड़ते हैं, द नेवल ड्रॉन अप, द एब्डोमेन ड्रॉन इन। अब जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या करना है कि जो नाभि का हिस्सा है इसको ऊपर की ओर खींचना है ताकि हमारा एब्डोमेन जो है वो अंदर की ओर जाएगा। दिस इज उद्यान बन। तो श्वास छोड़ रहे हैं, और उस दौरान नाभि का हिस्सा है उसको ऊपर की ओर खींचना है ताकि पूरा जो पेट का हिस्सा है वो एकदम अंदर की ओर चला जाए। उद्यान, ये इसको उद्यान कहते हैं। तो in one pranayam or one complete breath, all the three bandhas are practiced.
Please, on reading this or similar description in any other book, never practice anything unless you have confidence in your teacher. तो इस तरह का कुछ पढ़ के या ये कोई इस तरह किसी ने बता दिया तो कर लिया, ऐसा नहीं है। ये बहुत जोखिमी चीज होती है। और कि कोई जानकार एकदम निपुण व्यक्ति है जिसने इसका लंबे समय तक अभ्यास किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ साथ इसके उसके पास से ही ये चीजें सीखना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। हालांकि तावरिया जी ने ये यहाँ उड्डयन ये तीनों वन का उल्लेख किया है, पर उन्होंने कोई उसकी प्रैक्टिस कभी किसी को खास कराई नहीं है। पर यही चीजों को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके उनकी क्रियाओं में डाल दिया है। जैसे कि हम गोल नकेट करते हैं तो वो मूलबंध का ही एक पार्ट है, क्योंकि मूलबंध के अंदर हम डायरेक्ट ये क्रिया नहीं करते हैं जो कमी है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पेरेनियम वाला हिस्सा है उसको अंदर खींचते हैं, मतलब लोअर एब्डोमेन को अंदर खींचते हैं। तो पेरेनियम के ऊपर दबाव आता है और जो है मूलाधार चक्र जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ताकि हमारा प्राण का इंटेक जो है वो सुधर सके। तो यहाँ जो मूलबंध है उसके ऑप्शन के अंदर तावरिया जी ने हमें गोल नकेट की क्रिया दी है। इसी तरह जालंधर बट की भी कुछ असर हम जब रिफाइनिंग नंबर 6 करते हैं तो उसके अंदर जब थूक निगलते हैं, क्योंकि जालंधर बन के अंदर क्या है कि ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो जब हम थूक निगलते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जालंधर बन की जो क्रिया है वो हम इसका बेनिफिट जो है हम रिफाइनिंग नंबर 6 के अंदर मिल ही जाता है, इसीलिए उसको सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उद्यानबद्ध जो है वो सीधे सीधा तो नहीं है, पर हम जब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर भी हम बार बार एब्डोमेन को अंदर लेते हैं, अंदर बार करते हैं। तो उद्यान का जो बेनिफिट है वो हमें सेकंड एक्सरसाइज के अंदर मिल जाता है। तो इसी तरह थोड़ा मॉडिफाई करके तावरिया जी ने यही चीजें और भी सारी चीजें, क्योंकि जो रिफाइनिंग की डिजाइन और गोल नकेट जो किया है वो कुछ हठियों की एक्सरसाइज के बेस के ऊपर ही उन्होंने किया हुआ है। तो ये क्योंकि बच्चों की क्रिया हम नहीं कर सकते तो रिफाइनिंग के अंदर आसान तरीके से ये चीजों को उन्होंने बता दिया है। द इफेक्ट ऑफ दिस बंदाज ऑन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज supposed to be linked this. In the Mulaband, the pressure of the heel stimulates the pelvic plexus, Muladhara, to action and block the downward outgoing efferent impulse. तो जो अपान जो नीचे की ओर जाता है उसको ब्लॉक करने के लिए ये मूलबंध को लगाया जाता है। और इससे मूलाधार जो है वो स्टिमुलेट होता है, क्योंकि हिल को जब हम सप्रेस करते हैं, हिल से सप्रेस करते हैं ये एरिया को, तो मूलाधार ये स्टिमुलेट होता है। और जो अपान जो है एफरेंट इम्पल्स मतलब अपान, तो अपान जो है जो नीचे जा रहा है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। The upward ascending impulse ascends through the Swadhisthana and Manipur chakra, the hypogastric and solar plexus respectively. तो अपवर्ड जो इम्पल्स जाता है जिसको हमने देखा अभी अभी की उड़ान वायु, तो वो जब ऊपर जाता है वो स्वादिष्ठान से लेके मणिपुर चक्र से ऊपर उठता है। When the plexus are stimulated, there occurs in inhibition of the organs supplied by the sympathetic fiber from the plexus. तो ये जब होता है और दूसरा जब उड़ान वायु करते हैं तब ये क्या होता है कि जो वो ऊपर चढ़ता है अपना उड़ान वायु, उसको वो मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान से ऊपर उठता है। और उसको जब ये हम करते हैं उद्यान वायु, तब उद्यान वन, तब क्या होता है कि ये दोनों चक्र स्टिमुलेट होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो कुछ फाइबर्स है वो वहाँ के जो ऑर्गन्स है उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये उद्यान वन का एक फायदा है।
ये कोटेशंस कुछ दूसरा है कुंडलिनी के बारे में, उसको भी हम जाने देते हैं। और तीसरी बात जो है, एफेरेंट इम्पल्स ट्रैवल टुवर्ड्स मेड्यूला। अब ये एफेरेंट जो है वो अपान वायु जो है उसको मेड्यूला की ओर भेजने का है, इसलिए द एपल्स इम्पल्स ट्रैवल वो मेड्यूला की ओर जाता है। द जालंधर बंद प्रिवेंट्स दिस एफेरेंट इम्पल्स फ्रॉम रीचिंग द मेड्यूला। तब जब ये यहाँ का लॉक लगा देते हैं जालंधर बंद में गले का, तो ये जो एफेरेंट इम्पल्स जो उधर मेड्यूला की ओर जा रहा है उसको हम रोक देते हैं। इट डायरेक्ट डाउनवर्ड एंड एफेरेंट impulse generated by the inhalation of the breath. This afferent impulse pranavayu meets the efferent impulse apanvayu gathered by the Muladhara chakra in the region of navel. तो ये सब हमने आगे देखा है कि ये प्राण और अपान जो है वो मूलाधार चक्र के एरिया में मिलते हैं और वहाँ से उड़ान वायु का शुरुआत होती है। ये सब हम आगे देख चुके हैं। We have seen earlier that when this prana and apan impulses meet, the meeting is manifested by internal sounds. तो ये जब मीटिंग होती है तो कुछ इंटरनल साउंड्स भी क्रिएट होते हैं। These two impulses stimulate the ending of the vagus nerves, gathering reflex impulse, Vyan Vayu, that in turn produces the ascending impulse, the Udan Vayu, which goes through the posterior portion of the spinal cord during the Udian Bandh. This bandh is prevent the Udian impulse from descending. तो ये यहाँ फिर से वायु जो ऊपर जाते हैं, जो प्राण और अपान मिलके व्यान बनता है और व्यान जब ऊपर जाने का प्रयत्न करता है तो वो जो उड़ान वायु बन के जो ऊपर उठता है स्पाइन से, उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज को किया जाता है। ये जो है वो उड्डयन बंध है और ये बंध वो नीचे जाने से उसको रोक देता है। अब एक कोटेशन से उसको भी छोड़ देते हैं। एक दूसरा भी कोटेशन है। By the constant practice with this bandha, the yogi slowly gets control over the kundalini. Sentences like this created a lot of misunderstanding. तो ये किसी के दोनों कोटेशन से उन्होंने लिए हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं क्योंकि इसमें के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है और वो सफिशिएंटली उसमें कुछ बताया नहीं है। सेंटेंसेस लाइक दिस, क्या सेंटेंस है? बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस विद दिस बंधाज ए योगी स्लोली गेट्स कंट्रोल ओवर द कुंडलिनी। तो ऐसा कोई किसी ने स्टेटमेंट कर दिया कि भाई आप बंद का अभ्यास करोगे तो कुंडलिनी के ऊपर आपका काबू आ जाएगा, तो वो कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं क्योंकि इससे कोई कुंडलिनी जागृत नहीं होने वाली है बंधों का अभ्यास करने से। नॉट लाइक दैट द सेंटेंस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस अपने आप में गलत है। यहाँ इनर डिसिप्लिन बुक के अंदर ये एक सेंटेंस छूट गया है, टाइप नहीं हुआ है, तो आगे ऐसा है, नॉट लाइक दैट सेंटेंस इज रॉन्ग बट इट इज नॉट एक्सप्लेन सफिशियंटली इन डिटेल एंड what is worse, the aspirant puts faith in the power of breathing and asanas posture, but this is damaging. तो ये क्योंकि गलत रूप से ये सेंटेंस तो सही नहीं है पर वो अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसके कारण लोग आसन और प्राणायाम के ऊपर ज्यादा विश्वास दे देते हैं, वो आगे जाके नुकसान भी कर सकता है। और लास्ट बात, द कॉन्शियस कंट्रोल डज नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये जो हम कॉन्शियस कंट्रोल तीनों बंद से भी लेते हैं वो लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है। द कुंडलिनी ट्राइज टू रेजिस्ट दिस इंटरफियरेंस एंड बिगिंस टू मूव इन एंड आउट ऑफ हर एबोड इन द मेड्यूला। तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो उसको ये कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो रेजिस्ट करती है और जो ये हम बंद के द्वारा जो इंटरफियरेंस करते हैं उसको वो रेजिस्ट करती है और इसका जो सर है उसको बार बार अंदर बार वो करती रहती है।
दिस इज वेस्टर्न साइकोलॉजी इज टर्म द वेगस एस्केप। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये कोई चीज को वेगस एस्केप कहते होंगे, पर ये चीज यहाँ इस तरह होती है। तो इन शॉर्ट ये तीन बंद जो है वो, ये क्वेश्चन तो उन्होंने बहुत पहले इसका जवाब दिया होगा, क्योंकि रिफाइनिंग तो बहुत बाद में उन्होंने फिर बनाई। तो हमारे लिए तो रिफाइनिंग काफ़ी है, इसके अंदर ये तीनों बन के बेनिफिट हो जाते हैं। यहाँ हम समाप्त करते हैं, और अगर किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। समय तो वैसे हो चुका है, और कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे 2-5 मिनट बैठने में दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर। हेलो। बोलो बोलो, सांभळू छू। हाँ सर, आपने जो बोला कि जो इम्पल्स हमारे अंदर आते हैं, और जैसे कि आपने पेड़ का उदाहरण दिया कि जो संत महात्मा है वो उसको पार्टिकल्स के रूप में देख सकते हैं। तो हम तो सामान्य अभी तो साधक है, तो हम तो वो स्टेज पे गए नहीं है। तो वो हम दिन में तो कितने बार हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, कई सारे दिन भर में। तो हमारे अंदर तो वो मेमोरी पैटर्न के अंदर वो होगा ही ना, तो वो हम कैसे उससे छूट सकते हैं मतलब? नहीं, इसके लिए तो ये सब बताया ना कि योग की इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अलावा उन्होंने जो हम फेस के बाद में जो पोस्चर करते हैं, दोनों पैरों को चेस्ट के साथ चिपका के ये मस्तक उठा के जो हम ब्रीदिंग करते हैं, उसका हेतु भी यही है कि ये जो ब्रेन के साथ में जो दोनों चैनल है, अगर धीरे धीरे करके वो खुल जाते हैं तो एक दिन ऐसी चीज बनेगी कि ये हमारा जो थैलेमस है, ऊपर की स्विच है, वो बंद हो जाएगी और इम्पल्स जो है वो ब्रेन में नहीं जाएगा। इसकी ये प्राइमरी कंडीशन है कि इम्पल्स ब्रेन में नहीं जाना चाहिए। अगर वो ब्रेन में जाता है तो मेमोरी को मिल ही जाएगा, और मेमोरी को मिल जाएगा तो फिर उसका परिणाम अलग आएगा, वो विचार अलग रूप में बनेगा। पर क्यों, अगर हम इसको ब्रेन में नहीं जाने देते हैं और साइड पर के जो चैनल्स होते हैं वो चैनल से उसको इम्पल्स को आगे तक ले जाते हैं, तो पिक्चर अलग बनता है। तो ये तो बहुत आगे की बात है, हमारे लिए तो अभी इसमें कोई खास संभव नहीं है। ये तो बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद ही ये चैनल खुलते हैं, और इस तरह, क्योंकि ये योगी लोग ही कर सकते हैं। हमारे लिए तो जो है वो IESM केंद्र से ही ये करना पड़ता है। पर हम ये कर सकते हैं कि भाई उस समय IESM केंद्र के अंदर बैलेंस रहे, ताकि हम वो चीज जो है वो उसको सही ढंग से देख सके। मतलब उसके अंदर राग द्वेष, क्योंकि IESM केंद्र के अंदर ही हमारे जो राग द्वेष पड़े हुए होते हैं, मेमोरी तो आती है, उसके बाद में राग द्वेष आते हैं। तो ये सारी चीजें कम से कम हो, इसके लिए हमें ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर अभी हम ये योगी जो कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो हम अभी अपेक्षा नहीं रख सकते। नहीं, एट द मोमेंट हमें क्या करना चाहिए, वो मैं वही पे बता रही हूँ। एट द मोमेंट हम देखते हैं, जैसे हमने पेट देखा फूल का या किसी का भी, तो एट द मोमेंट हमें उस टाइम क्या सोचना चाहिए? वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसे हमारे अंदर उस समय एक कोई खास रिएक्शन नहीं उत्पन्न होने चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि बबुल का पेट देखते हैं तो जिसके अंदर कांटे होते हैं, तो हमारे अंदर एक डिसलाइक पैदा होती है हमारे अंदर, यार ये तो इससे दूर रहो, ये तो निकम्मी चीज है। और कोई जैसे कि आम का पेड़ देख लिया तो अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। तो इस तरह के राग द्वेष वही राग द्वेष है, और वो IESM केंद्र से जन्मते हैं। तो हमें इस तरह ये राग द्वेष से मुक्त होके वो चीज को न्यूट्रल रूप में एक्सेप्ट करना है। हम इतना ही कर सकते हैं कि ये जो चीज है वो न अच्छी है न बुरी है, क्योंकि वो भगवान ने बनाई है। एक व्यक्ति को देखते हैं तो भी हम राग द्वेष से देखते हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है। तो ये राग द्वेष से किसी को न चीज को देखना है न व्यक्ति को देखना है, वो जो है वो एज इट इज। पर क्योंकि ये परमात्मा की कृति है, परमात्मा की रचना है, तो उसको इस तरह ढंग से लेना चाहिए। तो इतना ही हम अभी तो कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो समय भी काफी हो चुका है, हम यहाँ समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और आगे के प्रश्न इनर डिसिप्लिन से देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। सर। हाँ थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।